गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के एक लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जुड़े हुए हैं और अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। बात करें कि उन 2 लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया, तो सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने प्रोडक्टिविटी को कवर किया, जबकि सेकेंड वाले लेक्चर में हमने कवर किया प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग को। और आज थर्ड लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वर्क स्टडी को। वर्क स्टडी हम लोग थर्ड लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न है, उसको पूरा किया जाएगा। हम लोग बात करते हैं वर्क स्टडी के बारे में। सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ हमें क्या पढ़ना होता है। वर्क स्टडी में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वर्क स्टडी में हम लोग देखते हैं डेफिनेशन और कंसेप्ट किस चीज़ का, वर्क स्टडी का। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वर्क मेजरमेंट को समझते हैं। इसके बाद बेसिक प्रोसेस जो है उसे समझते हैं। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स को समझते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन को समझते हैं कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी को समझते हैं। स्टॉप वॉच सिस्टम को समझते हैं कि डेटा कलेक्शन में कैसे काम आता है। इसके बाद टाइम स्टडी सिस्टम को समझते हैं, और एट लास्ट वर्क सैम्पलिंग को हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा वर्क स्टडी है। हम लोग इसी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि ये वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है। हम लोग इसको वर्क स्टडी को कैसे समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस वर्क स्टडी में 2 अलग अलग टर्म है, पहला वर्क और दूसरा स्टडी। तो जब हम वर्क स्टडी को बोल रहे हैं, हम वर्क स्टडी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला वर्ड वर्क है, दूसरा वर्ड स्टडी है। लेकिन अगर हम इस कॉम्बाइंड वर्ड के बारे में बात करें, तो इस कॉम्बाइंड वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने। इन्होंने कहा कि ये एक तरह का वर्क स्टडी, एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे बेसिकली हम मेथड स्टडी के बारे में, वर्क के मेजरमेंट के बारे में हमें जो है जानना होता है। और इसके लिए हम किसी भी ह्यूमन वर्क को मतलब किसी भी बेसिकली हम कह सकते हैं एम्प्लॉय के किए गए काम को सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके सारे फैक्टर्स को, और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमें ऑलरेडी आइडिया है कि जब भी कोई इंडस्ट्री की बात होती है या कोई इंडस्ट्री चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं। एक सेक्शन में एक एम्प्लॉय, दूसरे सेक्शन में, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम इस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बात करें, तो ये अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, अपने स्किल का इस्तेमाल करके वर्क को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब हम वर्क स्टडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम उन टेक्निक्स को नहीं सीखते, बल्कि जो टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, इस टेक्निक में जो हमारा टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किया गया है, उस टेक्निक में क्या क्या चेंजेस कर सकें हम, ताकि हमारा वर्क जो है और बेहतर हो, हमारी इफ़िशिएंसी बेहतर हो। किस किस मेथड को रिप्लेस करें, किस मेथड को मॉडिफाई करें, कहाँ पे जो है वर्क में हमें क्या होता है कि वर्क में लॉस हो रहा है, किस किस तरह के स्पेस में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का जजमेंट करना होता है। तो ये सारा वर्क जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है, प्रोडक्ट बनाने में लोग वर्क करते हैं, तो उस टोटल वर्क को अगर हम कम करते हैं, उस टोटल वर्क को कम करने के लिए अगर हम स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज नोन एज वर्क स्टडी। Actually, when we can define this work study like it is a kind of investigation. It is a kind of investigation. The work done in an organization, it find best and most efficient way of using available resources. तो जब हम किसी इंडस्ट्री में बात करते हैं कि वहाँ पे वर्क हो रहा है, then you already know that some kind of resources that must be involved in that production system. तो जब हम उस resources को हम मोस्ट इफ़िशियंट वे में इस्तेमाल करने का, मोस्ट इफ़िशियंट वे में उस resources को इस्तेमाल करने का जब हम प्लान करते हैं, तो इट इज़ नोन एज बेसिकली वर्क स्टडी। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो इट इज़ अबाउट वर्क। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारा मेथड स्टडी क्या होता है, तो मेथड स्टडी जो है वो बेसिकली डील करता है एनालिसिस ऑफ मेथड
इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए जो मेथड इन्वॉल्व है उस मेथड को अगर हम लोग उस मेथड पे अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं और बेहतर मेथड उससे बेस्ट मेथड को हम फाइंड करते हैं या फिर किसी तरह के करेक्शंस की ज़रूरत है तो उसको हम कंप्लीट करते हैं तो उसे हम मेथड स्टडी बोलते हैं. वी कैन डिफाइन इट लाइक मेथड स्टडी डील्स विद द एनालिसिस ऑफ मेथड इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब करेंटली एंड फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल मेथड टू परफॉर्म इट बाय रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन. अगर हम लोग बात करते हैं कि एज वी हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट वर्क स्टडी, अभी जस्ट हमने पढ़ा, अगर हम लोग वर्क स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं और इसके बाद वर्क का मेज़रमेंट करते हैं तो ये सब करने से हमें क्या फ़ायदा है. जब हम ये सब करते हैं, ये तीनों स्टेप्स को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारी इफ़िशियंसी है उसे हम बढ़ा सकते हैं. द बेटर इफ़िशियंसी ऑफ इंडस्ट्री कैन बी गेन्ड आफ्टर ऑल मॉडिफिकेशंस एंड इन्हांसमेंट एनालाइज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़. तो ये हमारा वर्क स्टडी है और वर्क स्टडी को हमने समझा, मेथड स्टडी को हमने समझा. अब हम लोग इसे थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे, थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे. बात करते हैं नीड ऑफ वर्क स्टडी के बारे में कि वर्क स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. हम लोग वर्क स्टडी जो करते हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. तो सबसे पहली बात है कि आज के टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्री है, मतलब आज के टाइम पे जो करंट मॉडर्नाइज सिस्टम है इंडस्ट्री में, वो पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. और अगर इंडस्ट्री में आपके वर्किंग सिस्टम में कहीं पे कोई लूप होल है तो उसको आप सिर्फ विजुअलाइज करके फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट रिसर्च करना होता है. तो वर्क स्टडी बेसिकली एक डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है जो ये देखती है, वर्क स्टडी डिपार्टमेंट ये देखती है कि आपके वर्क में, आपके पूरे कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्नाइज जो इंडस्ट्री है उसमें किसी तरह के कोई लूप होल तो नहीं है, किसी तरह पे कहीं पे आपको कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं पे आप एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो नहीं खर्च कर रहे हो. ये सब फाइंड हम लोग कहाँ करते हैं, वर्क स्टडी से करते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट वी गेट, उसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, इसकी ज़रूरत क्या है. तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़रूरत है. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़रूरत है. इसके बाद आप देख सकते हो कि इसकी दूसरी ज़रूरत आप देख सकते हो मार्केटिंग एंड सेल्स में है. तीसरी ज़रूरत कहाँ पे है, ऑफिस, स्टोर्स एंड वेयरहाउस में है, कंस्ट्रक्शन में है, डिज़ाइन में है, ट्रांसपोर्ट में है, एग्रीकल्चर में है, हॉस्पिटल में है, होटल्स में है. तो जितने भी सेक्टर हैं, सारे सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें एक तरह की वर्क स्टडी की ज़रूरत होती है. और वर्क स्टडी करके हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो मेथड से काम हो रहा है उससे और भी कोई बेहतर मेथड है. हम वर्क स्टडी में मेथड स्टडी करते हैं और वर्क मेजरमेंट करते हैं. ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास वर्क स्टडी है तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो. यहाँ पे हम लोग मेथड स्टडी करते हैं और साथ ही साथ वर्क का मेजरमेंट करते हैं. तो ये कंप्लीट एक पिक्चर हो गया. अभी तक हमने देखा वर्क स्टडी, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का. इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ऑलमोस्ट सारे टाइप के इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है. सारे टाइप के इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. कमिंग टू द एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी, अगर आप वर्क स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं. सबसे पहला बेनिफिट आपको ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो होता है. वर्क स्टडी करने के बाद जो प्रोडक्शन है वो आपका चूँकि इन्हांस हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में. साथ ही साथ आपकी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है. इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है. कहीं ना कहीं आप सारे लूप होल को दूर करोगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी. फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी डेट होता है. कहीं ना कहीं जब हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन होता है तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डेट होता है जिसमें हम प्रोडक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं. और वो एक्सपेक्टेड डेट को हम तभी मीट कर सकते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी आइडिया हो कि हमारे प्रोडक्ट में जो लगने वाला टाइम है, उसको बनने में लगने वाला टाइम है वो कितना है. तो वर्क स्टडी करने के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट में या एक बल्क एक नंबर ऑफ यूनिट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें टोटल कितना एक्सपेक्टेड टाइम होगा लगेगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन और अगर आपको बताया जाता है कि दिस ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड टू यू इन 5 days और इन 7 days, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है कि सिस्टम में प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्ट के शिपिंग, सारे काम को मिला करके, डिस्पैचिंग मिला के टोटल टाइम कितना कंज्यूम होता है.
उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताया, तो ये हम वर्क स्टडी के बाद कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, वर्क स्टडी जो है बेटर सर्विस देता है कस्टमर को, बेटर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन बनता है, जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन बनता है, साथ ही साथ हाई वेजेस मिलता है किसको, वर्कर्स को जो आपके इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो ये हमने बात किया एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी। तो किसी भी स्टडी या किसी भी एनालिसिस का एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। तो हमारे वर्क स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव्ड वर्किंग प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए। जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ बेटर वर्क प्लेस का लेआउट होना चाहिए, जहाँ पे काम हो रहा है उस प्लेस का लेआउट क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। लेस फैटीग टू द ऑपरेटर को कम से कम फैटीग, कम से कम टेंशन, कम से कम जो है कॉन्जेशन देखने के लिए मिलना चाहिए। बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी मिलना चाहिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मटेरियल एंड मशीनरी होना चाहिए। एफिशिएंट एंड फास्ट मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए। रिड्यूस्ड हेल्थ हजार्डस होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, मतलब कि प्रोसेस में किसी तरह का जिग जैग या टर्ब्यूलेंसी नहीं आना चाहिए, आपका प्रोसेस एकदम स्मूथली चलना चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब हम वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, जब हम जानेंगे कि हमारा वर्क हो कैसे रहा है। तो ये कंप्लीट स्टडी करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव यही है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम वर्क स्टडी करते हैं। चलते हैं अब वर्क मेजरमेंट के ऊपर। हमने अभी वर्क स्टडी को समझा, अब वर्क मेजरमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या होता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्क मेजरमेंट का डेफिनेशन देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हमने देख लिया इधर वर्क मेजरमेंट का डेफिनेशन, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्क मेजरमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ये है कि हमारा जो डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू अ जॉब, मतलब किसी काम को करने में क्या टाइम लग रहा है उसका डिटर्मिनेशन हो जाना चाहिए, वो हमें पता चलेगा। जब हम वर्क का मेजरमेंट करेंगे, मान के चलो कि आपके यहाँ पे 5 अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं, आप 5 वर्कर के जो वर्क हैं उसको आप मेज़र करते हो, उसको आप नोट डाउन करते हो, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से वर्कर ने दिन भर में कितना काम किया। तो डिटर्मिनेशन ये इस बात का हो जाता है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट है कि डिसाइड मेन पावर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, एक काम को करने में कितने लोग लगेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। डिसाइड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, जब आप ये सारे वर्क मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी करोगे तो ये पता चलेगा कितना इक्विपमेंट लगने वाला है। इसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। ये पॉइंट ये बताता है आपको कि जब आप वर्क मेजरमेंट करते हो तो आपको वहाँ से ये आइडिया मिलता है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें किस तरीके से इफेक्टिव प्लानिंग और इफेक्टिव तरीके से मेंटेनेंस करना है। एड्स कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट डिलीवरी डेट, हम एग्जैक्ट डिलीवरी डेट के बारे में आइडिया मिलता है। इफिशिएंट एंड फास्ट मटेरियल हैंडलिंग हो पाती है और रिजल्ट इन इफेक्टिव लेबर कंट्रोल होता है। लेबर कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इसके साथ प्रोवाइड्स अ बेसिस एंड फेयर प्रोसेस फॉर इंसेंटिव प्रोग्राम। अब आप किसी कंपनी में, अगर कंपनी के रेवेन्यू अच्छी है तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देती है। लेकिन कंपनी को अगर इस बारे में आइडिया ना हो कि इसके जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सबको क्या करेगी, इक्वली एक बराबर सबको इंसेंटिव दे देगी, और कहीं ना कहीं ये अनफेयर होता है। और जो एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से ये डीमोटिवेटिंग टाइप होता है। तो इसीलिए कंपनी को वर्क मेजरमेंट करना चाहिए ताकि वो जो एम्प्लॉय वर्किंग है, जो एम्प्लॉय अच्छे हैं, उनको अच्छी तरीके से उनकी अच्छी ज़रूरत, उनको जो एक अच्छा सा वेज है वो मिल पाए, और साथ ही साथ उनको एक फेयर इंसेंटिव प्रोग्राम कंपनी अरेंज कर पाए। अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है मेथड स्टडी प्रोसेस। जब हम लोग बात करते हैं मेथड स्टडी के बारे में तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, मेथड स्टडी जब हम करते हैं ना तो ये टोटल 4 स्टेप में 6 अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं, इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जामिन करते हैं, देन हम लोग डेवलप करते हैं, देन इंस्टॉल करते हैं एंड देन मेंटेन करते हैं।
तो मेथड स्टडी करने का जो आपकी जो प्रक्रिया है वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है, इसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है, इसके बाद एग्जामिन करना है, इसके बाद डेवलप करना है, देन इंस्टॉल करना है, देन मेंटेन करना है। तो अब हम वन बाय वन सबका मतलब समझ लेते हैं। एक्चुअली में जब हम बोलते हैं सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट करने में हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, या हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं, जैसे कि आप रिड्यूस करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रिड्यूस करना चाहते हो बॉटल नेक्स, रिड्यूस करना चाहते हो फैटिक को, इंक्रीज़ करना चाहते हो अपनी एफिशिएंसी को, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहते हो। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वो ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एग्जिस्टिंग मेथड। जो एग्जिस्टिंग मेथड में कोई भी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके डिटेल्स को हम पूरा बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे हम टैब्यूलेट करते हैं, या उसे हम कंप्लीट उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसे हमें किसी न किसी फॉर्मेट में करना होगा ना। तो ये रिकॉर्डिंग जो होती है ये 3 फॉर्मेट में होती है। सबसे पहला है प्रोसेस चार्ट के फॉर्म में, दूसरा है डायग्राम के फॉर्म में, और तीसरा है मोशन एंड फिल्म एनालिसिस के फॉर्म में। आगे हम लोग चलते हैं मेथड स्टडी के प्रोसेस पे। मेथड स्टडी के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहला है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, सेकंड है फ्लो प्रोसेस चार्ट, थर्ड है हैंड प्रोसेस चार्ट, और फोर्थ है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। तो ये जो चार्ट बना रहा हूँ ना मैं, उस चार्ट के लिए जो अलग अलग प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप जब बोलते हो कि प्रोसेस चार्ट कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। फ्लो चार्ट कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। फ्लो डायग्राम कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। सो समहाउ you can say that when we have collected data after selecting our objective, then that data can be represented in terms of this type of flow chart, as you can see here, in terms of like process chart, as you can see here, and flow diagram. लेकिन हमें इन डायग्राम्स या इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन आर सिलेबस। अगर आपको पढ़ना है देन यू कैन कमेंट, हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो कर लेंगे और वहाँ पे आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। बट दिस इज़ नॉट इन आर सिलेबस एटलीस्ट, तो हम लोग अभी इसे यहाँ पे नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग एग्जामिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। सो व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू आर टेकिंग। क्या करना है यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि रिकॉर्डेड इवेंट को क्रिटिकली अच्छे से सीक्वेंस में चेक करना है। तो अब ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन अगर हम कहें तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन उस एग्जामिनेशन को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर 5 क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, एंड दिस 5 क्वेश्चन मार्क आंसर्स टू ऑल आवर क्वेश्चन। फर्स्ट इज पर्पस, दैट क्या करना है, व्हाट इज डन, देन पर्सन, कौन करेगा, देन प्लेस, कहाँ पे होगा, देन मीन्स, कैसे होगा, और देन सीक्वेंस, मतलब कब होगा। तो जब किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी इस फंक्शन के लिए अगर हम ये सारा जो कोई भी फंक्शन हो रहा है, मान के चलो ड्रिलिंग का काम हो रहा है, और आपने ड्रिलिंग के लिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर को अगर आपने तलाशा, आपने इन्हें फाइंड किया, इन्हें टैबुलेट करने के बाद जो भी आपके पास डेटा आया उस डेटा को आपने इस तरीके से एग्जामिन किया, इन सारे क्वेश्चन से उसके आंसर निकाले, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, यू गेट अ रिजल्ट। सो वो रिजल्ट क्या होता है, आपको रिजल्ट ये मिलता है कि यू फाइंड एन अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग इट, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके अल्टरनेट्स आपको मिलते हैं, और दूसरा आपको बेस्ट मेथड मिलता है कि उस काम को और कैसे बेस्ट तरीके से किया जाता है। आफ्टर डूइंग ऑल दैट रिसर्च हियर इन एग्जामिनेशन पार्ट, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कंक्लूजन होता है उस कंक्लूजन के हिसाब से हम डेवलप करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, टू डेवलप बेस्ट मेथड एज रिजल्टेड फ्रॉम क्रिटिकल एग्जामिनेशन। जब आपने क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया तो आपको वहाँ से कुछ पता चला होगा, और जो भी जानकारी आपको वहाँ से मिली उसे जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे जब हम उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप करते हैं, दैट इज़ नोन एज डेवलप।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट जब हम करते हैं, जब आप किसी भी तरह की नए डेवलप कर रहे हो, नए मेथड को डेवलप कर रहे हो, आपने बेसिकली क्या किया, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने सारा डेटा रिकॉर्ड किया कि आपके जो प्रोसेस है वो हो कैसे रहे। इसके बाद आपने क्या किया, रिकॉर्ड करने के बाद डेटा आपने उसे एग्जामिन किया कि डेटा जो भी है वो करेक्ट है कि नहीं है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, आपको वो पता चल गया। इसके बाद आपने डेवलप किया। तो जब हम फाइनली डेवलप करते हैं, देन यू मस्ट नो वन थिंग, दैट दिस डेवलपमेंट इफेक्ट्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट एटलीस्ट। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो डेवलपमेंट हमने किया है उससे रिलेटेड परमिशंस हमें लेनी होती है। परमिशंस का मतलब क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा डेवलप कर दिया जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, आपने किसी ऐसे मेथड को बना दिया। जैसे कि मान के चलो आप स्टील का इस्तेमाल कर रहे हो और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस में एक वर्क का सिस्टम है, ऑलरेडी एक वर्क जो है वो चल रहा है, आपने क्या किया, इस वर्क के लिए वर्क स्टडी किया। इस वर्क के लिए वर्क स्टडी किया तो सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया। इसके बाद आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद आपने एग्जामिन किया। तो आपको पता चला नहीं, इसे बनाने का एक दूसरा मेथड है, मेथड 2 है, आपको ये पता चला। तो आप जो ये मेथड 2 डेवलप कर रहे हो ना, ये मेथड 2 डेवलप कर रहे हो, ये मेथड 2 जो है ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, फीसिबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सेप्टेबल बाय ऑल डिपार्टमेंट्स लाइक क्वालिटी, सेल्स एंड प्रोडक्शन। क्योंकि जब आप किसी भी नए मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं सारे कंसर्न डिपार्टमेंट में कोई ना कोई उसका असर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आप जो मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप जो चेंजेस कर रहे हो, उसके लिए बाकी सारे डिपार्टमेंट रेडी ना हो। तो ये सारे चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन। सो व्हाट इज इंस्टॉलेशन? व्हेन यू हैव डेवलप्ड अ मेथड, देन यू विल हैव टू इंस्टॉल दैट मेथड इन योर करेंट सिस्टम, तभी तो आप जो है चेंजेस कर पाओगे। तो ये इंस्टॉलेशन जो होता है, ये इंस्टॉलेशन जो है, ये बेसिकली इंस्टॉलेशन का मतलब ये है, इंस्टॉलेशन इज द ऑफ बेस्ट डेवलप्ड और इम्प्रूव्ड मेथड इन 3 फेज। ये 3 पार्ट में, 3 अलग अलग फेज में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से फेज हैं? पहला फेज है कि प्लानिंग करना होता है कि कब कब हमें इंस्टॉल करना है, अरेंज करना होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रिपरेशन हुआ है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेन। मेंटेन टर्म का मतलब क्या है? जब हम मेंटेन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो चलता रहे जब आपने नया डेवलपमेंट को इंस्टॉल कर दिया। तो जब आपके पहले से सिस्टम चल रहे हैं तो आप क्या, जब नया चेंजेस कर रहे हो, देन यू विल हैव टू चेक इट ऑन अ रेगुलर पीरियोडिक बेसिस ना, कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप चेक नहीं करोगे, हो सकता है कि ये पुराने वाले मेथड से ज़्यादा बुरा हो, तो वहाँ पे आप इसे जज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, आपको मेंटेन करना होगा। वेयर वी विल डू व्हाट, वेयर वी विल चेक द इंस्टॉल्ड मेथड पीरियडिकली एंड इसका वेरिफिकेशन जो है हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है मोशन इकोनॉमी है। यहाँ पे हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है ये मोशन इकोनॉमी है। क्या होता है इस मोशन इकोनॉमी का मतलब? जब हम लोग मोशन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जितना भी लोड है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो भी एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर लोड होता है, चाहे वो फिजिकल लोड हो या परसेप्चुअल लोड हो। तो हम बेसिकली मोशन इकोनॉमी में जो भी लोड्स हैं ना, फिजिकल हो या परसेप्चुअल हैं, उस लोड को हम क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, उस लोड को हम रिड्यूस करते हैं। सो वी कैन से दैट प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द फिजिकल एंड परसेप्चुअल लोड इम्पोज्ड ऑन पीपल इंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ वर्क, वेदर it is in office, whether it is in shop floor, whether it is in kitchen, whether it is in driving wheel. So wherever people are involved, if we think about reducing that physical or perceptual load, then it is known as what? It is known as motion economy. और जब हम मोशन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट लीड्स टू अ बेटर डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, जिग्स, fixtures, hand tools, furniture, labor saving devices. The principle of motion economy form a set of rules and suggestions to improve the manual work in manufacturing and reduce fatigue and unnecessary movement by the worker, which can lead to the reduction in the work related trauma.
तो हम लोग जब बात करते हैं ना, हमने क्या कहा, हमने कहा मोशन इकोनॉमी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लोड को कम करना है, उनके लोड को क्या करना है, कम करना है। वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं वो कम से कम उन्हें काम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सजेशंस को डेवलप करते हैं, जो बेसिकली वर्किंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, फैटिक को रिड्यूस करता है, अननेसेसरी मूवमेंट को कम करता है, जिससे हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो है एक तरह का रिडक्शन होता है, वर्क में, काम में जो है कमी आती है, और साथ ही साथ इस तरह की जो क्षति है उनसे हमें क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। सो दिस इज मोशन इकोनॉमी। कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज steps and equipment of stopwatch process for collecting time study data। देखो, जब हम टाइम स्टडी डेटा के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम टाइम स्टडी डेटा में किसी भी सिस्टम में लगने वाले टाइम्स के बारे में हम बात करते हैं कि वहाँ पे क्या टाइम्स लगा और उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो एक्चुअली आज के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हमें बेसिकली टाइम स्टडी डेटा को डिटेल्स में पढ़ना है। आप जैसा कि देख सकते हो एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे वर्क सैम्पलिंग के बारे में। तो इसके लिए आपके लिए एक नया लेक्चर आएगा, कल एक लेक्चर आएगा जिसमें इसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी तरह के डाउट्स हो उन्हें लिखिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं वो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके नोट्स बिल्कुल अरेंज्ड वे में पीपीटी के फॉर्म में, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।